नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बदनाम खबर में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 10 ताजा एवं बड़ी खबरों के बारे में। तो जी हां, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहली खबर है, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन। जी हां दोस्तों, आखिरी वीडियो संदेश में बोले थे टाइगर अभी जिंदा है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य रहे अमर सिंह का शनिवार को निधन हो गया। वह पिछले करीब 6 महीने से सिंगापुर में इलाज करवा रहे थे। मार्च में उनके निधन की अफवाह उड़ी थी, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए वीडियो रिलीज किया था और कहा था टाइगर अभी जिंदा है। वीडियो जारी कर अपने चिर परिचित अंदाज में अमर सिंह ने कहा था, सिंगापुर से मैं अमर सिंह बोल रहा हूं। मैं बीमार हूं, त्रस्त हूं, लेकिन डरा नहीं हूं। हिम्मत बाकी है, जोश बाकी है, होश भी बाकी है। हमारे शुभचिंतक और मित्रों ने ये अफवाह बहुत तेजी से फैलाई कि मुझे यमराज ने अपने पास बुला लिया है। यह बिल्कुल भी सच नहीं है, मेरा इलाज चल रहा है। जी हाँ, तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, गोरखपुर के एक अस्पताल में शुरू हो चुका है कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। 10 लोगों पर किया गया परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी भी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। जी हाँ दोस्तों, राणा अस्पताल में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया। पहले दिन 10 वॉलंटियर को वैक्सीन की डोज पहली दी गई थी। बताया जाता है कि इनमें से 2 वॉलंटियर की तबीयत थोड़ी खराब हुई। दोनों को 4 घंटे तक अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। देर शाम सभी को घर भेज दिया गया है। ट्रायल के दौरान शोध की हेड डॉक्टर सोना घोष और राणा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की प्रभारी डॉक्टर निधि मौजूद रहीं। उधर देर शाम अस्पताल को ईमेल भेजकर भारत बायोटेक ने 15 दिनों के लिए वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। हालांकि इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक राणा अस्पताल को अब तक सिर्फ 18 वॉलंटियर मिले हैं, जबकि भारत बायोटेक के 34 लोगों पर ट्रायल की मंजूरी मिली है। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर शासन की ओर से काफी दबाव था। पहले चरण का ट्रायल 31 जुलाई तक हर हाल में पूरा करना था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के पास वॉलंटियर नहीं थे। महज 10 वॉलंटियर की शारीरिक जांच की प्रक्रिया पूरी हुई। ट्रायल की तय समय सीमा होने के कारण अस्पताल प्रबंधन को आनन फानन में 10 वॉलंटियर को वैक्सीन का डोज दिया है। डोज देने के बाद वॉलंटियर को हॉस्पिटल के डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया। इसकी पुष्टि हॉस्पिटल के मैनेजर वेंकटेश ने की है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कल अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में भूमि पूजन से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या जाएंगे, जहां पर वह अफसरों व संतों के साथ बैठकर पूरे आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और अफसरों को निर्देश देंगे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन की कमान खुद अपने हाथों में ली है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले वह पिछले शनिवार को भी अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी व रामलला के दर्शन किए थे। उन्होंने संतों से कहा था कि 5 अगस्त को सभी संत दिवाली मनाएं और अपने अपने घरों में रामायण व सुंदरकांड का पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर का। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आएंगे क्रांतिकारी बदलाव। जी हाँ, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार का सराहनीय पहल है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा व स्थानीय भाषा में पढ़ाई से बच्चों का तेजी से बौद्धिक विकास होगा। छात्रों को पहले से तय विषय चुनने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब भौतिकी विज्ञान का छात्र चाहे तो संगीत या इतिहास को दूसरे विषय के रूप में चुन सकता है। बोर्ड परीक्षाओं का तनाव भी खत्म कर दिया गया। राज्यपाल ने कहा कि बदलती जरूरतों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्राथमिक स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कार्यक्रमों में बदलाव करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करना है। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता वर्ष 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर हासिल करना है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले अभिभावकों के बच्चों की फीस में 20% तक की दी गई छूट। जी हाँ दोस्तों, निजी स्कूलों ने लॉकडाउन से प्रभावित अभिभावकों को बच्चों की फीस में राहत देने का निर्णय लिया है। संगठन अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ऐसे अभिभावकों को 20% तक की छूट देने का निर्णय लिया है। क्राइस्ट चर्च कॉलेज में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन ने इसकी घोषणा की। संगठन में CMS, JD गोयनका, SKD एकेडमी, लखनऊ पब्लिक स्कूल एकेडमी, ऑनर्स कॉलेज, पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज समेत शहर के तमाम निजी स्कूल शामिल हैं। संगठन अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन में जिन अभिभावकों की आमदनी इतनी प्रभावित हुई है कि वे स्कूल फीस देने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उन्हें निजी स्कूल प्रबंधन 20% तक की रियायत देगा। उन्होंने बताया था कि शासन ने पहले ही मासिक फीस जमा करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद भी यदि अभिभावक फीस देने में कतराते हैं तो उनके बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही स्कूल बंद है, लेकिन बिजली का बिल, टैक्स, स्टाफ का वेतन समेत कई खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले शासन ने आदेश जारी कर अभिभावकों को मासिक फीस जमा करने का निर्देश दिया था। जो अभिभावक इसमें असमर्थता जता रहे हैं, उन्हें स्कूल में साक्ष्य सहित आवेदन करने का भी निर्देश दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस साल शुरू हो रहे हैं नए डिग्री कोर्स।
में अगले सप्ताह से करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख शुक्रवार को समाप्त हो गई। लखनऊ विश्वविद्यालय में आवेदन करने से चूक गए अभ्यर्थियों के लिए अभी भी एक मौका है। यह मौका लखनऊ विश्वविद्यालय में इस साल शुरू हो रहे नए डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए है। लखनऊ विश्वविद्यालय इसी सत्र से योगा के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम के साथ ही एमए पब्लिक पॉलिसी और एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप एंड पब्लिक पॉलिसी के नए पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। इन पाठ्यक्रम के साथ ही 31 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के आवेदन भी अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस साल अपने यहाँ योगा संकाय की स्थापना की है। 2 विभागों में कोर्स का संचालन शुरू होना है। एकेडमिक काउंसिलिंग से इन पर मुहर लग चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पिछले कई साल से डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संबंध में चली आ रही एड ऑन की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। अब सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सीधे आवेदन किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में बिजली और बैटरी दोनों से चलेगा रेल इंजन। इलेक्ट्रिक लोको शेड ने बनाया डुअल मोड शंटिंग इंजन। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं पूरी खबर की। कानपुर के विद्युत लोको शेड ने एक डुअल मोड इंजन बनाया है। इसका उपयोग खासकर इंजनों की शंटिंग कराने में होगा। यह इंजन जहां OHE है वहां भी चलेगा और जहां बिजली की लाइन नहीं है वहां बैटरी से चलेगा। फजलगंज स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड में इंजनों की मरम्मत होती है। मरम्मत करने के लिए जिस सेक्शन में ऊपर OHE लाइन नहीं होती है वहां इंजन को ले जाने में दिक्कतें होती हैं। दरअसल इंजीनियरों को इंजन पर चढ़कर मरम्मत करनी होती है। जहां OHE लाइन होगी वहां हैवी करंट की वजह से मरम्मत नहीं हो सकेगी। अब इस नए विकसित शंटिंग इंजन से मरम्मत वाले इंजन को इलेक्ट्रिक सेक्शन और बिना इलेक्ट्रिक सेक्शन में भी ले जाने में आसानी होगी। अभी तक बिना OHE वाले सेक्शन में इंजन को ले जाने में 3 से 4 डेड इंजन लगाकर वहां तक इंजन को शिफ्ट करने में कई शंटिंग करनी पड़ती थी। इसमें घंटों लगते थे, लेकिन अब ये काम आसानी से हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। अब नियुक्ति के बाद होगा शिक्षकों के दस्तावेज का सत्यापन। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेश। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य की नियुक्ति के बाद उनके शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के इंतजार में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में विलंब को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय किया है। विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इसका शासनादेश भी जारी किया है। अपर मुख्य सचिव के अनुसार शासन के संज्ञान में आया है कि बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन के इंतजार में जिलावार और विद्यालयवार नियुक्ति के आदेश जारी करने में विलंब किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। PGI में पहनते ही फट जाते हैं मास्क और PPE किट, मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। जी हाँ दोस्तों, PGI के रेजिडेंट डॉक्टर लगातार पॉजिटिव निकल रहे हैं। शुक्रवार को PGI का 1 और KGMU के 6 रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमित मिले। ऐसे में इन्होंने PPE किट, मास्क सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों पर सवाल उठाए हैं। PGI के डॉक्टरों का कहना है कि मास्क लगाते ही फट जा रहे हैं। यही हाल PPE किट का है। इस बाबत मुख्यमंत्री व चिकित्सा शिक्षा मंत्री को पत्र भेजा गया है। SGPGI में अब तक 10 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पहले संस्थान खुद PPE किट, मास्क आदि खरीद रहा था, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सप्लाई कॉर्पोरेशन से संस्थान में सुरक्षा उपकरण भेजे जा रहे हैं। वहीं संस्थान के जिम्मेदार इनकी पड़ताल भी नहीं कर रहे हैं। समस्या बताने पर कहा जाता है उपकरण शासन ने उपलब्ध कराए हैं। पत्र में रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपील की कि वे कोरोना काल में पूरी तत्परता से काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी जान की सुरक्षा का इंतजाम भी किया जाए, किट की गुणवत्ता को सही रखी जाए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर का। आज से बदल गया सैलरी से जुड़ा ये नियम। करते हैं नौकरी तो यहाँ मिलेगी पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि EPF अंशदान में 3 महीने के लिए कटौती लागू करने का फैसला लिया था। जुलाई तक इसे 12% से घटाकर 10% अंशदान करने का फैसला लिया गया। 31 जुलाई को यह अवधि समाप्त हो गई। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PM गरीब कल्याण पैकेज के तहत की थी। 1 अगस्त को PM गरीब कल्याण पैकेज के तहत आने वाले कर्मचारी और नियोक्ता के लिए योगदान फिर से 12% कुल 24% हो गया है। सरकार की EPF योजना के नियमों के अनुसार कर्मचारी हर महीने अपने वेतन में बेसिक वेतन प्लस DA का 12% अपने EPF खाते में योगदान देता है। इतना ही नहीं, नियोक्ता को भी समान रूप से यानी 12% का योगदान करना होता है। इस तरह कुल मिलाकर कर्मचारी के EPF खाते में 24% जमा हो जाता है। 24% योगदान में से कर्मचारी का हिस्सा 12% और नियोक्ता का 3.67% हिस्सा EPF खाते में जमा होता है। बाकी का 8.33% हिस्सा पेंशन योजना खाते में जाता है। जी हाँ, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। आज से बदल गए 8 बड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 2020 यानी आज से भारत में 8 बड़े बदलाव हो गए हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों के से एक और जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, जानते हैं ये 8 नियम। सस्ता होगा कार और दोपहिया वाहन खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक नई कार या मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 अगस्त से कार और 2 व्हीलर की इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव हो गया है। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDA 1 अगस्त से
मोटर थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस में बदलाव किया है। ARDA के निर्देशों के मुताबिक ग्राहकों को कार की खरीद पर 3 साल और 2 पहिया वाहनों की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा। IRDA ने इन वाहनों पर से पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2, भारतीय बैंकों में मिनिमम बैलेंस। कुछ भारतीय बैंकों में बचत खाते में मिनिमम मंथली बैलेंस को लेकर 1 अगस्त से नियम बदल गए हैं। इनमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक और RBL बैंक शामिल हैं। इन बैंकों ने 1 अगस्त से लेन देन के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। इनमें से कुछ बैंक कैश निकालने और जमा करने पर फीस वसूलेंगे, वहीं कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस बढ़ाने की तैयारी में हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बचत खाते वाले को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 2000 रुपये रखने होंगे। पहले यह लिमिट 1500 रुपये थी। कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में खाता धारकों से 75 रुपये, अर्ध शहरी क्षेत्र में 50 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपये हर महीने शुल्क लगेगा। जी हाँ, अनलॉक 3। देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते जो गतिविधियां थम गई हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला गया है। इस प्रक्रिया को सरकार ने अनलॉक नाम दिया है। आज अनलॉक का दूसरा चरण समाप्त हो रहा है और 1 अगस्त से तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं मिलेगी राहत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच सरकार ने ऐलान किया था कि 25 मार्च से 30 जून 2020 के दौरान जो बच्चियां 10 वर्ष की हो गई हैं, उनका सुकन्या समृद्धि योजना में खाता 31 जुलाई तक खुलवाया जा सकता है। 1 अगस्त 2020 से इसका लाभ नहीं मिलेगा। मालूम हो कि सुकन्या समृद्धि खाता केवल जन्म की तारीख से 10 वर्ष तक की आयु तक ही खोले जा सकते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों को बताना होगा किस देश में बना है सामान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ई-कॉमर्स कंपनियों पर मिलने वाले उत्पादों पर यह लिखना जरूरी है कि सामान कहाँ बना है। अगर कोई कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसानों को मिलेगा लाभ। किसानों के लिए केंद्र सरकार आए दिन कोई ना कोई घोषणा करती रहती है। 1 अगस्त से PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत छठी किस्त डाली जाएगी। मोदी सरकार किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये की छठी किस्त डालेगी। मालूम हो कि सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नगद लाभ पहुंचाया है। इस सरकारी योजना की 5वीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी। RBL बैंक ने बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की घोषणा की है। नई ब्याज दरें 1 अगस्त 2020 से लागू होंगी। अब RBL बैंक बचत खाते में 1 लाख रुपए तक जमा कर खाता धारकों को सालाना 4.75% ब्याज मिलेगा। वहीं अगर खाते में 1 से 10 लाख रुपए तक की राशि जमा है तो ब्याज दर सालाना आधार पर 6% होगी। 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की जमा राशि पर सालाना 6.75% ब्याज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बदनाम खबर को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं